हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं। सो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात कर ली है रिफ्लेक्शन की, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड मिरर, जिसमें कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम कवर कर चुके, राइट? देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पूरा चैप्टर जो है एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा टुकड़ों में बांट देते हैं। और टुकड़े मैं बता चुका हूं किस हिसाब से किए, तो मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें कवर हो चुकी है तुम्हारी। अभी हमने रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है तुम्हारे रिमूव्ड सिलेबस से जा चुका था, बट ठीक है, एक बार चीजों को लिंक करने के लिए जरूरी है यार ये बातें भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहां से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सब कुछ आएगा, ठीक है? और आज हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस को आज हम कवर करेंगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें प्लेन सरफेस के अलावा भी फ्रॉम कर्व्ड सरफेस की कहानी भी है, बट ठीक है, वो एक साथ पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी लंबी वीडियो तुम लोग देखने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं हो, है ना? सो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस की, और इसके बाद फिर स्फेरिकल सरफेसेस पे भी आ जाएंगे जिसमें लेंस वगैरह भी चलता है ना। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस आज हो जाएगा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, और इसी में हम लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं कि क्या क्या चीजें कवर होने वाली है, और एक इसमें प्रिज्म से भी रिफ्रैक्शन पढ़ा जाता है, ठीक है? तो प्रिज्म से भी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म होता है, बट ठीक है, तुम मेरी भावनाएं समझ जाते हो, ठीक है? तो ये वाली पिक्चर चलने वाली है। तो रिफ्रैक्शन का मेन पार्ट शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए सितारे चमकाने वाला पार्ट है ये। सो यहां से हम शुरू करेंगे अपनी मेन पिक्चर जो होगी। तो सबसे पहले प्लेन सरफेस की बात करते हैं। आज का लेक्चर इसी पे डेडिकेटेड है पूरा। तो क्या तुम बता सकते हो कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली? अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज अ रिफ्रैक्शन, तो तुम क्या जवाब दोगे? सो सर, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट था, और रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है ना? होता है कि नहीं? अरे जब रिफ्लेक्शन बोला था तो बोलते थे लाइट जो आती है टकराती है और बाउंस कर जाती है सेम मीडियम में, लेकिन रिफ्रैक्शन में पिक्चर चेंज हो जाएगी। यहां पे लाइट एक मीडियम से आती है, उसके बाद बेंड होके दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो यहां पे कुछ बात अलग है रिफ्रैक्शन की। और बात यह है कि इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली लाइट जो है एक मीडियम से आती है, और जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, और जिसके नतीजे हमारे सामने ये रहे। देखा होगा तुम लोगों ने, अरे ऐसी चीजें देखी है तुम लोगों ने? ये सब रिफ्रैक्शन के रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो जब कभी भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का बेंडिंग हो जाता है, जिसके कारण हमें ऐसे इफेक्ट्स नजर आते हैं। ये बात तो तुम खुद भी कर सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, एक पानी का गिलास लेना है। तो हमने भी एक पानी का गिलास ले लिया, और इस गिलास में चाहो तो तुम एक सिक्का डाल दो, चाहो तो पेन डाल दो। देखना भी पेन डालेंगे तो कुछ अलग से दिखेगा, है ना? तो ये वाली बात है। बस क्या होगा, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जब आप दूसरे मीडियम में, आप कहां से देख रहे हो, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में देख रहे हो, तो आपको पिक्चर कुछ और दिख रही है इस बार। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखते हो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेरिंग स्पीड, ठीक है? तो लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है, जिसके कारण ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, और इसी को हम रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। कुछ एक इफेक्ट्स तुम्हारे सामने रखे गए हैं, ये सारे इफेक्ट्स हैं रिफ्रैक्शन के। तो डेफिनेशन वाला पार्ट क्या है? देखो, मैं हमेशा यही बात बोलूंगा कि पेन और पेपर साथ में रखो, बिकॉज जब कुछ भी ऐसा पार्ट आएगा अपने नोट्स साथ साथ बनाओ। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सारी बातें। तो ये बात है रिफ्रैक्शन की। डेफिनेशन तुम्हारे सामने रखिए, फटाफट से नोट कर लो। इट इज नथिंग बट द डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये बात तो मैं भी बोल चुका था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते टाइम पे अगर तुम्हारी ये लाइट बेंड हो जाए तो रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो यहां देख रहे हो तुम लोग, एक मीडियम है, इसको बोल देते हैं मीडियम नंबर 1। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ग्लिसरीन वगैरह वगैरह, जो भी कुछ हो
वो वहां पे मीडियम 1 में डिफाइन कर दो। सिमिलरली मीडियम 2 भी कुछ भी हो सकता है, पानी, ग्लास, एयर, डिपेंडिंग ऑन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो आप देख रहे हो लाइट बेंड हो जाती है और डेविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। ये रहा इसका ओरिजिनल पाथ। ये लाइट सीधा जाना चाहती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिंग मीडियम ये अपने पाथ से डेविएट हो गई। सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलोगे आप लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलोगे। समझते हो? तो भाई जब कभी एग्जाम में ऐसी बातें पूछ ले तो ऐसे एक डेफिनेशन लिख देना और ऐसे एक डायग्राम बना देना, तुम्हारा काम हो जाएगा कंप्लीट। समझते हो ना ये सारी बातें? नोट कर लिया साथ में? साथ साथ नोट करते हुए चलोगे तो चीजें आसान रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है? तो ये है कहानी रिफ्रैक्शन की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं रिफ्रैक्शन से। तो रिफ्रैक्शन हुआ क्यों भाई, वजह क्या है उसकी? तो इट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है। It is due to the change in the speed of light as it passes from one medium to another medium। मैं बात पहले भी बोल चुका हूं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, और वो जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम पे लाइट की स्पीड चेंज हो गई, और लाइट की स्पीड चेंज होने के कारण वो बेंड हो गई या फिर डेविएट हो गई। सही है? सो यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि रिफ्रैक्शन हुआ क्यों। तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि यहां पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। इफ द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली देन इट गोज टू द सेकंड मीडियम विदाउट बेंडिंग बट स्टिल इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारे लिए है कि सपोज करो कि अगर यहां पे कोई लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर कोई लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, और अभी तो क्या हो रहा है, देखो यहां पे लाइट जो आ रही है वो नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है। ये जो लाइट आ रही है नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है। सपोज आपकी ये लाइट अगर अलोंग द नॉर्मल आए, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस आए, तो उस केस में कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। उस केस में ये लाइट आपकी सीधी चली जाएगी। तो क्या इसको रिफ्रैक्शन कहा जाएगा? जी हां, इसको भी रिफ्रैक्शन कहोगे। हियर देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, स्टिल इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसको भी रिफ्रैक्शन कहते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर लाइट नॉर्मल आती है, नॉर्मल टू द सरफेस आती है, तो वो बिना किसी डेविएशन के चली जाएगी। इसका ये मतलब नहीं कि वो रिफ्रैक्शन नहीं है, उसको भी आप रिफ्रैक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? इसको भी रिफ्रैक्शन बोलोगे। समझे बात को? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके तुम भी ऐसे लिख लेना कि रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, और अगर कोई लाइट रे नॉर्मल टू द सरफेस आती है तो बिना किसी डेविएशन के सीधा चली जाती है, ये भी रिफ्रैक्शन है, बट इसमें कोई बेंडिंग नहीं हुआ। यूजुअली रिफ्रैक्शन में बेंडिंग हो जाता है, बट यहां पे बेंडिंग नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट नोट कर लेना, तुम लोग भी कर लिया नोट। समझते जाना चीजों को, धीरे धीरे करके सारी बातें नोट करते जाना, इंपॉर्टेंट होगी सारी बातें। जो भी बातें मैं यहां पे बोल रहा हूं ना, वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली ले लेना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो भाई यहां पे बात ये आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द फैक्टर बाय व्हिच द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस एज कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना जरूरी है। तुम जानते हो कि यहां पे जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेरिएबल स्पीड। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो हमें क्या पता सर कौन से मीडियम में कौन सी स्पीड। तो यार उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहां पे एक टर्म डिफाइन की जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम के लिए हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगा। क्या वैल्यू होती है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी सारी बातें। फर्स्ट कुछ एक चीजों के लिए याद रख लेना, जैसे वाटर और ग्लास के लिए तुम इनको याद रख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द फैक्टर by which the speed of light reduces। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट हमें वैक्यूम में मिलने वाली है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट हमें मिलती है वैक्यूम या फिर एयर में बोल सकते हो आप लोग, वो होती है 3 × 10⁸ पता है नहीं तो यहां पे क्या होता है, इट इज द फैक्टर बाय विच द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहां से अगर फॉर्मूले में देखोगे, सो इट विल बी अ म्यू इनटू, क्या लिखोगे, म्यू अपॉन सी, म्यू सी अपॉन म्यू। देखो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी वाला।
तो यहां से v इक्वल्स टू c अपॉन म्यू लिखोगे, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो रही है बाय सम फैक्टर। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो रही है कुछ फैक्टर से, और वो फैक्टर कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो रही है बाय सम फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज नोन एज द स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक मीडियम के लिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो डिफाइन की जाती है तुम लोगों को। तो तुम्हें कभी इसके लिए परेशान नहीं होना है कि सर मुझे कैसे याद रहेगा अलग अलग मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसकी आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। सो ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर मीडियम के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी इसमें, ठीक है। किस किस के लिए क्या वैल्यूज होती है आगे चल के थोड़ा बहुत क्लियर कर दूंगा तुम लोगों को, बट अभी सिर्फ इतना नोट करो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि आप यहां पे कंपेयर कर रहे हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, तो आपको c जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लेना फिर, ठीक है। तो c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, फिर वो c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, नोट कर लेना इसको भी। गॉट इट, कर लिया नोट, समझते हो ये सारी बातें, पक्का ना। तो भाई क्या हुआ बेसिकली, यहां पे जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो उस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्लेक्शन की पिक्चर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन की कहानी हमें पढ़नी थी तो वही पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए एक प्राइम चीज जो हम पढ़ चुके हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए एक प्राइम चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम पढ़ चुके हैं, वो होता है c अपॉन वी। c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन बनने की संभावना ये सही है तुम्हारे पास। सो ये तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू से या फिर n, या तो म्यू या फिर n दोनों से लिख सकते हो। तो कुछ किताबों में तुम्हें म्यू से दिखेगा, कुछ किताबों में n से दिखेगा, कुछ लोग इसको म्यू लिखेंगे, कुछ लोग n लिखेंगे। घबराने वाली बात नहीं है, दोनों का जो मतलब है, दोनों की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल सेम है। So it is defined as the ratio of the speed of light in free space to that in a given medium। तो अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना म्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन v, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था। So क्या बोलेंगे भाई, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस टू दैट इन अ गिवन मीडियम। यानी कि जो म्यू आप लिख रहे थे ना c अपॉन v करके, जो आप म्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन v लिख रहे थे ना, ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इनके लिए मैंने क्या बोला था, हर एक मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आपको गिवन होगा, लेकिन कुछ एक के लिए याद कर लेना, वो है वाटर के लिए और ग्लास के लिए। तो वाटर और ग्लास दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होने चाहिए, काम आएंगे। ग्लास के लिए 3/2 या फिर 1.5, वाटर के लिए 4/3 या फिर 1.33। तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल वैलिड है, चलेगी। तुम्हें इनके लिए उम्मीद मत करना यार, ग्लास और वाटर के लिए, ठीक है। बाकी और कोई मीडियम होगा तो हो सकता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए, लेकिन ग्लास के लिए और वाटर के लिए कभी ये उम्मीद मत करना कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो तुम्हें याद है ये चीजें, ठीक है। फिर दूसरा टर्म आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम की बातें करते हो तो रिलेटिव चीजें आती है, किसी के रेस्पेक्ट में बात करना। जब भी आप कुछ डिफाइन करते हो किसी के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे रिलेटिव टर्म आ जाता है। याद है रिलेटिव मोशन भी पढ़ा था तुम लोगों ने क्लास 11th में, ये कुछ वैसी ही बातें हैं। जब आप किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को डिफाइन करते हो तो रिलेटिव टर्म आता है। तो यहां पे क्या होगा, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू 1 इज रिटन एज 1 μ2। तो इसको लिखेंगे 1 μ2 और इसको डिफाइन करते हैं एज μ2 by μ1। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, अभी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैक्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हो तो वो एब्सोल्यूट कहलाता है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हो तो वहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका 1 μ2 यानी कि μ2 अपॉन μ1 हो जाता है। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी होता है। तो किसी भी मीडियम के लिए आप जब इसको लिखोगे तो μ2 को अगर लिखा तो c अपॉन v2 लिखोगे।
μ1 अगर आपने लिखा तो C/V1 लिखोगे, तो जरा यहां पे इसको लिखोगे तो देन यू विल कम टू नो कि ये बन जाएगा V1/V2। तो ये फॉर्मूले भी बिल्कुल वैलिड है। तो दो बातें समझ आई मुझे, क्या कि सर एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मैं एब्सोल्यूट की बातें करता हूं तो मैं वैक्यूम से कंपेयर करता हूं, ठीक है। जब मैं एब्सोल्यूट की बातें करता हूं तो मैं वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बातें करता हूं, और जब मैं रिलेटिव की बातें बोलता हूं तो किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में बातें करेंगे हम लोग। फिर समझे बात को। रिफ्रैक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वो ही नहीं है तो रिफ्रैक्शन अधूरा है। तो भाई रिफ्रैक्शन का मेन इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दिया है, कितने टाइप के होते हैं वो भी बता दिए, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी बता दिए। वाटर का 4/3 या फिर 1.33, ग्लास के लिए 3/2 या फिर 1.5 लिखोगे। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं मैं। रिलेटिव को आप नहीं डिफाइन कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि आप किसके मीडियम, कौन से मीडियम के रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हो। तो अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है तो आपको दोनों मीडियम पता होने चाहिए। अगर आप एब्सोल्यूट डिफाइन कर रहे हो तो पहला मीडियम तो वैक्यूम है, दूसरा कोई भी हो उसके लिए हम फाइंड कर लेंगे, है ना। सिंपल, नोट कर लो इसको। तो कैसे नोट करोगे तुम लोग, सबसे पहले लिखोगे एब्सोल्यूट, फिर लिखोगे रिलेटिव। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला ये लिखोगे, इनकी वैल्यूज लिखोगे। रिलेटिव का फॉर्मूला ये लिखोगे, और फिर बोलना इसमें हम वैल्यूज नहीं लिख सकते क्योंकि ये किसी और के रेस्पेक्ट में होती है बातें। रिलेटिव के लिए आप ये वाली वैल्यूज मत लिख देना, रिलेटिव के लिए, क्योंकि आप किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हो फिर, ठीक है। समझ रहे हो ना बातें, कहानी सिंपल है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। चलो भाई, तो ये है कुछ चंद बातें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला गया हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर इज द मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो मीडियम उतना ही ऑप्टिकली डेंसर होगा, ठीक है। और यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। सबसे अच्छा सवाल है, कभी कभार तुमसे पूछता है कि जब किसी भी लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है, क्या उसकी स्पीड या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। दो ऑप्शन दे दिए मान लो तुम्हें, तो तुमसे पूछा गया कि अगर यहां पे एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो पहली बात समझ जाओ कि लाइट एक से मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब रिफ्रैक्शन है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ध्यान रखिए थोड़ा सा इन बातों का। और तुम्हें तो बता ही दिया है कि भाई जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डेंसर यहां पे हमारा मीडियम हो जाएगा। ऑप्टिकली डेंसर बोल रहे हैं, यानी कि उसमें स्पीड ऑफ ऑफ लाइट जो होगी वो उतनी ज्यादा कम होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज्यादा कम होगी। मोर म्यू लेस वी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तुम्हें पता है एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए जब आप डिफाइन करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहां पे 1 लेते हैं। देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। फिर यहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो। अगर मैं तुमसे पूछूं ग्लास में, वाटर में या फिर एयर में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहां होगी, अगर मैं तुमसे पूछूं ग्लास में, वाटर में और एयर में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहां है, तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट एयर में होती है, बिकॉज यहां पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। समझे बात को। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर है। डेंसर मतलब वहां पे जगह नहीं है चलने की, तो वहां पे स्पीड कम हो जाती है। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा होता है, तुम्हें खाली रोड मिलता है तो कितनी तेज गाड़ी चलाते हो तुम लोग, लेकिन जैसे ट्रैफिक हो जाता है तो तुम धीरे धीरे गाड़ी चलाते हो। तो लाइट के साथ भी वही बात है। जो जितना ज्यादा डेंसर मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो ज्यादा डेंसर है मतलब ज्यादा भीड़ है तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी ना। जो कम डेंसर है मतलब कम भीड़ है, खुली सड़क मिल जाए तो भैया स्पीड बढ़ जाती है। फिर सिंपल सी बात है भाई। समझ रहे हो ना तुम लोग। तो अरे समझ रहे हो ना, बातें क्लियर चल रही है ना तुम्हारे दिमाग में। हाँ, ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा गौर फरमा के चलना। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होंगे। और इसमें से पहला लॉ तो बहुत सिंपल है। बोला गया है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टिंग रे
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन में भी यही बोला था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वैसे यहां पे भी बोलोगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइन इन द सेम प्लेन कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और द प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे हमने प्लेन को भी नाम दे दिया है, ठीक है। तो प्लेन का नाम क्या कहलाएगा, या तो प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन बोल लीजिए या फिर आप कह सकते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो आप देख सकते हो फ्रॉम द डायग्राम, ये रही इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और इधर है नॉर्मल। तो ये तीनों के तीनों आप देख रहे हो एक ही प्लेन पे लिखे हुए हैं, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एंड दिस प्लेन इज नोन एज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस या फिर प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। है ना बहुत टफ, सिंपल है ना भाई। तो पहला लॉ हो गया हमारे पास, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ कहता है दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, और इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इट इज द स्नेल्स लॉ, ठीक है, इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, और पूरे रिफ्रैक्शन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी आगे चल के देखोगे रिफ्रैक्शन की कहानी आएगी, पूरे रिफ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ, तो इसको थोड़ा सीरियसली ले लेना, हल्के में मत लेना। तो मान लीजिए हमारे पास एक मीडियम है जहां से लाइट आ रही है, ये तो नॉर्मल हो गया। ये हमारे पास मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये हमारे पास मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहां पे लाइट रे आती है, आने के बाद डेविएट हो जाती है और यहां पे ऐसे चली जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले वाला था। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। तो यहां पे लिख लेना आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही ना तुम लोगों को, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी बातें तुम पहले से भी जानते हो। तो एक रिवीजन है हमारा, और रिवीजन को अगर हम स्लोली स्लोली करेंगे तो फिर वो रिवीजन नहीं रहेगी। तो बस हमें एक बार चीजों को रिकॉल करना है, सो दैट हमारा दिमाग इस लेवल पे आ जाए फिर से कि क्वेश्चन सॉल्व कर सके वो, है ना। तो यहां पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और स्नेल अंकल का जो लॉ था वो ये कहता था दैट μ1 ऑफ साइन आई बराबर होगा μ2 ऑफ साइन आर के। ये स्नेल अंकल ने बोली थी बातें, स्नेल नाम के एक अंकल थे जिन्होंने ये सारी बातें बोली थी। सो μ1 पहली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस था, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर, तो साइन आर को नीचे लेके आ जाओ, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। अब μ2 और μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं ये किसी भी मीडियम के। μ2 और μ1 क्या होते हैं, किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं। तो अगर किसी कांस्टेंट का रेशियो लोगे तो आंसर भी आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो यहां पे इसको लिख देना, इट इज योर कांस्टेंट। और यही बात है हमारे स्नेल्स लॉ में, एंड दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो। यही स्नेल्स लॉ है और यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। सो भाई इसको भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यार। आगे चल के जितने भी अभी तुम्हारे फॉर्मूले आने वाले हैं ना, सब में कहीं ना कहीं स्नेल्स लॉ का काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको हल्के में मत लेना, सीरियसली ले लेना, ठीक है। हो गए भाई। रिफ्लेक्शन में 2 लॉ थे, रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉ है, कंपैरिजन समझते चलना, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। अगर तुम्हें नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अच्छा, μ2 बाई μ1 की जगह v1 अपॉन v2 लिख सकते हो, बिकॉज म्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन v होता है, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v के। तो μ2 अपॉन μ1 की जगह v1 अपॉन v2 कर सकते हो। स्पीड की बात रही तो स्पीड को कैसे लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पे स्पीड को लिख सकते हो लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड टी। सो स्पीड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, लाइट के लिए तुम्हें पता है ना, इससे कलेश चले थे कि लाइट वेव है या फिर पार्टिकल है, तो वो कलेश आएंगे अभी आगे चल के। ठीक है, वो सारी समस्याएं आएंगी जहां पे हमें पता चलेगा कि लाइट क्या है, पार्टिकल है या वेव है। तो लाइट का तो डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, तो यहां पे उसकी वेवलेंथ भी डिफाइन कर देते हैं हम लोग। तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, वन साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द वेवलेंथ। तो यहां पे v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी है, तो यहां से v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा भी लिख सकते हो आप लोग। तो देखो इन्होंने भी किया v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो v1 अपॉन v2 को लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी लिख सकते हो। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की कहानी पे ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि ये अभी आगे आएंगी सारी बातें, तब खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ इतना समझ रहा हो कि ये वाला पार्ट है, और म्यू को c अपॉन v लिखते हो तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है, ये बात समझ लो बस, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब तो तुमने नोट कर ही लिया होगा, है ना। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, फिर आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ और बेसिक सी बातें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के पास जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल के पास जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? क्या वो पास जाएगी? अगर जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट हमेशा नॉर्मल के पास जाती है। तो यहां पे देखना, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है, और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां देखो आप लोग, यहां पे इस मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है, तो यहां पे क्या हुआ, रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं ना, ये आपका n1 हो जाएगा, यहां पे n2 हो जाएगा, सच दैट n1 इज लेस देन n2। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने में लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ जाती है। लेकिन यहीं पे अगर आप, ये n1 है, ये n2 है, अगर आप रेयरर से डेंसर में जाते हो, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हो, तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। देख रहे हो, नॉर्मल ये था, उससे दूर भागी, ये नॉर्मल के पास आ रही है, ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी फ्लाइट। जस्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये डायग्राम बनाते हो इनके, तो उस टाइम पे ये चीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ऐसे बेंडिंग ऑफ लाइट शो करना जरूरी होता है आपके लिए। ठीक है, तो ये पार्ट भी पता होगा तुम लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई अगर ऐसे मल्टीपल रिफ्रैक्शन आ जाए, वैसे तुम्हारे आएगा नहीं ये वाला पार्ट, बट मान लो अगर आ जाए, ठीक है, नहीं आने वाला है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का आ जाता है, बट मान लो आ गया, गलती से पूछ लिया, ठीक है, तो क्या करोगे भाई? मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहे, पहले यहां पे हुआ, फिर यहां पे हुआ, फिर यहां पे हुआ, फिर यहां पे हुआ, ऐसे में स्नेल अंकल का लॉ लगा देना, n1 sin 1 इक्वल्स टू n2 sin 2 इज इक्वल्स टू n3 sin 3 इज इक्वल्स टू n4 sin 4। बस स्नेल्स लॉ लगाया मैंने, n1 sin 1 इज इक्वल्स टू n2 sin 2। अरे हां ना, यही तो था, n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r, यही करते थे आप लोग हमेशा, तो मैं भी तो यही कर रहा हूं, n1 sin i1 इज इक्वल्स टू n2 sin i2, ये पहले वाले मीडियम के लिए हो गया। फिर n2 sin i2 इज इक्वल्स टू n3 sin i3, ये दूसरे वाले के लिए हो गया। फिर n3 sin i3 इज इक्वल्स टू n4 sin i4, ये तीसरे वाले के लिए हो गया। फिर चौथे वाले के लिए n4 sin i4 इज इक्वल्स टू n5 sin i5, ये वाला स्नेल्स लॉ फिर से लगा दिया। तो हर एक सरफेस के लिए आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आपको ये वाली इक्वेशन फिर से मिल जाएगी। तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर ऐसे मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो जाते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार गलती से पूछ ले तो फिर ये काम करोगे, तो इसको चाहो तो नोट कर लो, ना चाहो तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। कर लिया नोट? बढ़े आगे? वेरी गुड। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पार्ट देख लेते हैं, और यहां से फिर से पिक्चर शुरू हो जाती है मस्त वाली। इट इज द केस ऑफ अ रियल एंड द अपरेंट डेप्थ। अब जब हमने ये पेन और पानी के इसका केस कंसीडर किया था, तो इसमें आपने देखा होगा, ये पेन को उठा दे और बाहर फेंक देते, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर इसमें एक सिक्का गिरा दूं और जब मैं ऊपर से दिखता हूं तो ये सिक्का मुझे ऊपर उठा हुआ दिखता है,
देखा है तुमने, कभी एक्सपीरियंस किया है? ऐसे एक ग्लास ले लेना, उसमें ऐसे सिक्का डालना अंदर, फिर तुम देखोगे तो सिक्का तुम्हें ऊपर उठा हुआ दिखता है। इवन इसका बेस, इस ग्लास का बेस भी जब मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे ऊपर उठा हुआ दिखता है। तुम भी करके देखो। तो ये क्यों हुआ, ये वाली बात हम यहां पे समझेंगे। ये भी इसलिए होता है क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, जो हमें प्रतीत होता है, जो हमें फील हो रहा है कि यार हां ये डेप्थ हो सकती है, बट असल में होती नहीं है। स्विमिंग पूल में भी ऐसा होता है, तुम कभी देखा हो स्विमिंग पूल, तो ऐसे देखने पे लगता है यार अरे इतना सा स्विमिंग पूल है सर, इसमें तो हम ऐसे चले जाएंगे। बाद में जब तुम उतरते हो पूल के अंदर तो पता चलता है कि भाई वो गहरा था यार, वो गहरा था पूल। हमें तो ऐसे लग रहा था कि सर ये रही इसकी फ्लोर, तो ये रहा, हम तो ऐसे कूद जाएंगे इसमें जाके। जब हम कूद गए असल में तो बाद में पता चला कि वो गहरा था यार। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपको वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो लाइट आ रही है इसके कारण आपको लग रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट होने की वजह से आपको क्या लगता है कि जो फ्लोर था स्विमिंग पूल का वो ऊपर उठा हुआ है, और वो जो हाइट आपको लगती है वो उसकी रियल नहीं होती, वो आपको लग रही है। तो जो आपको लगती है दैट्स कॉल्ड द एपेरेंट। जो आपको फील हो रहा है, जो आपको लग रहा है अच्छा इसकी हाइट इतनी ऊपर है, ये आपको लगता है, इसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। तो हमेशा ध्यान रखना, पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो आपको लगता है वो ऊपर है, बट असल में वो ऊपर नहीं होती, पर क्योंकि आपको लग रही है इसलिए हम उसको एपेरेंट डेप्थ का नाम दे देते हैं। जैसा कि इस आदमी को लग रहा है मछली नीचे है, लेकिन इसको लग रहा है मछली ऊपर है, तो इसको यहां पे ये जो इसका हाइट होता है इट्स कॉल्ड द एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सरफेस से आप लेंथ मेजर्स करोगे, इसका एक्चुअल डेप्थ है, ये इसका एपेरेंट डेप्थ है। ये एक्चुअल डेप्थ होता है, ये एपेरेंट होता है। तो अगर आप सरफेस से मेजर करते हो सो इट्स योर एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, एच एक्चुअल बोलो, और इसको बोलते हैं एपेरेंट, तो ये एच एपेरेंट। तो हम फाइंड आउट करेंगे एपेरेंट डेप्थ के बारे में। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या है कहानी एपेरेंट डेप्थ की और एक्चुअल डेप्थ की। तो भाई इस पहला केस है, अगर आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देख रहे हो तो ऑब्जर्वर आप लोग हो, कहां खड़े हो? रेयरर मीडियम में। ऑब्जेक्ट कौन है जिसको आप देख रहे हो? वो है मछली, कहां है? डेंसर मीडियम में है। तो यहां पे पहला केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन द रेयरर मीडियम। तो अगर ये ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर अगर रेयरर मीडियम में है, इन दैट केस यहां पे जो एक रिलेशन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो आता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो म्यू यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, वो हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ का। अच्छा, इसमें केस कंसीडर किया है कि जो रेयरर मीडियम है वो एयर है। हमने केस कंसीडर किया है कि जो रेयरर मीडियम है वो एयर है। आपके पास भी यही केस आएगा, तो इसकी चिंता मत करना बिल्कुल भी आप लोग, ठीक है। तो यहां पे हां, अगर कंपटीशन के लिए चल जाते हो, जैसे जेई और नीट की अगर बातें करें, तो वहां पे यहां कुछ और मीडियम होगा, यहां पे कुछ और मीडियम होगा, तो पिक्चर चेंज हो जाती है। बट हमारे बोर्ड लेवल तक तो यही आता है कि यहां पे एयर होगा, यहां पे दूसरा मीडियम होगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एच बाय एच डैश, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो कि रियल डेप्थ जो है वो ग्रेटर है एपरेंट डेप्थ से, यानी कि जिसका ये है, ये एक्चुअल डेप्थ होती है ना, और ये आपकी एपरेंट डेप्थ है, मतलब एक्चुअल डेप्थ एपरेंट से ज्यादा है। मतलब कि ये मछली जो एक्चुअल में थी वो हमें ऊपर दिख रही थी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये वाला है। दूसरा, शिफ्ट कितना हुआ, मतलब कि कितना ऊपर आपको दिख रही है, वो उसके एक्चुअल पोजीशन से कितना ऊपर आपको दिख रही है। तो यहां पे जो शिफ्ट होता है वो ये है, ये है शिफ्ट। तो एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ आपको शिफ्ट दे देता है। तो शिफ्ट को लिखोगे एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, एक्चुअल माइनस एपरेंट करोगे तो वही बात होगी एच माइनस एच डैश। अब यहां से रिलेशन आ चुका है आपके पास में, म्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश। तो यहां पे चाहो तो एच की जगह म्यू लिख सकते हो, या फिर तुम चाहो तो एच डैश की जगह एच अपॉन म्यू कर देना। तो यहां पे जो शिफ्ट मिलेगा डी हो जाएगा एच माइनस का एच बाय म्यू। तो एच को कॉमन ले लेना, 1 माइनस 1 बाय म्यू कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा शिफ्ट का फॉर्मूला। क्वेश्चन में आपको एक्चुअल डेप्थ दे रखी होगी, आपको एपरेंट फाइंड करना है, तो आपको बस इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, आप अपने काम को कर सकते हो। अब अगर मान लो ये मीडियम वाटर होता तो
हमारे पास फॉर्मूला ये था वाटर के लिए। अगर मान लो ये मीडियम वाटर होता तो शिफ्ट कितना होता, h/4 का होता। अगर ये मीडियम ग्लास होता तो शिफ्ट कितना हो जाता, h/3 का हो जाता। बस मुझे इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होने चाहिए। वाटर का 4/3 होता है, मैंने यहां पे 4/3 पुट कर दिया। ग्लास का 3/2 होता है, मैंने यहां पे 3/2 पुट कर दिया, तो मुझे शिफ्ट मिल जाएगा। समझे बात को? पानी में अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा, जो आपको दिख रहा है वो एपरेंट है, जो एक्चुअल है वो नीचे ही है असल में। तो आपको जो दिखा वो एपरेंट है और ये एक्चुअल होता है, तो ये आपका एपरेंट डेप्थ कहलाएगा, ये एक्चुअल डेप्थ कहलाएगा। शिफ्ट यानी कि कितना ऊपर उठा हुआ आपको दिख रहा है, तो आप एक्चुअल में से एपरेंट को माइनस करोगे तो आपको शिफ्ट मिल जाएगा। बाकी एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में एक रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू h/h' वाली पिक्चर लगा देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सही है बात? नोट कर लो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते। कर लिया नोट ये? ठीक है। तो भाई यहां पे जो केस आपके पास आ रहा है उसमें या आप एयर कंसीडर कर रहे हैं या वैक्यूम वाला केस कंसीडर कर रहे हैं। वो कंपटीशन लेवल पे चले जाओगे तो वहां पे फिर अलग बातें हो जाती है, उसमें फिर यहां पे μ1/μ2 के फॉर्म में कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। इसका अगर थोड़ा एडवांस वाला फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, μ1/μ2 इज इक्वल्स टू h/h'। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, μ2 जिसमें लाइट जा रही है। इस वाटर से लाइट आ रही थी तो यहां पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में जा रही है इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए ना बात को? मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू दे दिया और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहां पे लिखोगे μ/1 इज इक्वल्स टू h/h'। बन गया ना फिर से वही फॉर्मूला तुम्हारा? बन गया ना फिर से वही फॉर्मूला? तो म्यू इक्वल्स टू h/h' बन गया ना वही। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला अगर नोट करना चाहो तो ये कर सकते हो, μ1/μ2 इक्वल्स टू h/h'। μ1 जिस मीडियम से लाइट आ रही है, जहां पे ऑब्जेक्ट है हमारा, μ1 वो मीडियम जहां से लाइट आ रही है यानी कि जहां से ऑब्जेक्ट है। μ2 जिस मीडियम में जा रही है यानी कि जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलते जाना साथ साथ में। और ये सारी बातें तुमने अगर नोट कर ली होगी तो बहुत अच्छी बात है। हम दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में हमारा जो ऑब्जर्वर होगा वो डेंसर मीडियम में है और जो ऑब्जेक्ट है वो रेयरर मीडियम में। जैसे कि अगर एक मछली चिड़िया को देखती है तो क्या होगा? तो एक मछली जब चिड़िया को देखती है तो उसको वो चिड़िया ऊपर उठी हुई दिखती है। जैसे पानी में जब तुम देखते हो तो तुम्हें पानी की जो सतह और जो फ्लोर होता है ना, बेस जो होता है वाटर का, वो तुम्हें ऊपर उठा हुआ दिखता है। वैसे एक मछली अगर इस चिड़िया को देखती है तो इसको ये ऊपर दिखती है। तो यहां पे ये जो शिफ्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये इसका एक्चुअल हाइट बोल लो या एक्चुअल डेप्थ बोल लो, जो तुम्हें बोलना है। ये इसका एपरेंट डेप्थ बोल सकते हैं। तो यहां पे भी रिलेशन बनता है, वही बातें आ जाएगी फिर से, μ1/μ2 इज इक्वल्स टू h'/h। यहां पे h' क्या है? एपरेंट डेप्थ है, h क्या है? रियल डेप्थ है। ठीक है, तो μ1 जहां से लाइट आ रही है, μ1 जहां से लाइट आ रही है, μ2 जहां लाइट जा रही है। अंतर समझ जाना, μ1 जहां से लाइट आती है, μ2 जहां पे लाइट जाती है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, देखा तुम लोगों ने? ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और कहां जा रही है? वाटर में जा रही है। तो μ1 आप इस बार एयर का लिखोगे और उसको वाटर के लिए डिफाइन करोगे फिर। ठीक है, समझे बात को? नहीं समझे? अरे यार, μ2/μ1 लिखना पड़ेगा ना इस बार। अरे μ2/μ1 लिखना पड़ेगा ना, तो इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा करेक्ट करना, μ2/μ1 कर लेना, बस अब सही है। फिर से वही बात, μ1 जहां से लाइट आ रही है, μ2 जहां पे लाइट जा रही है, बात तो वही रहेगी, फॉर्मूला ये रहेगा। बट तो इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास एयर वाला केस आने वाला है, तो एयर के लिए तो यही याद रखो, ज्यादा बेटर है। तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्योंकि एक साइड एयर कंसीडर करोगे तो जहां पे एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है, तो यहां पे 1 लिखोगे तो फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पे जिसका रियल डेप्थ है वो एपरेंट से कम है, जो रियल डेप्थ है वो एपरेंट डेप्थ से कम है। ये इसका रियल डेप्थ है इतना सा, और ये एपरेंट डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है, ये एपरेंट है, तो रियल वाला कम हो गया ना एपरेंट से। तो यहां पे भी अगर आप शिफ्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो ये बनता है μ-1 इंटू एच। शिफ्ट अगर फाइंड करने की कोशिश करते हो तो μ-1 इंटू एच होता है। यहां का शिफ्ट जो होगा वो हो जाएगा क्या?
एच डैश माइनस का एच, सो एच डैश को यहां से लिख सकते हो कितना, म्यू इंटू एच, तो यहां लिख दिए म्यू इंटू एच माइनस का एच, टेकिंग आउट एच कॉमन तो म्यू माइनस का 1 इंटू एच, ये लो भाई शिफ्ट का फॉर्मूला बन गया। अब अगर वाटर के लिए बात करोगे तो वाटर के लिए म्यू की जगह 4/3 पुट करना है, ग्लास के लिए बात करोगे तो 3/2 पुट कर देना, तो आपको शिफ्ट मिल जाएंगे वाटर और ग्लास के लिए भी। समझे बात को तुम लोग? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें नोट करते हुए चलना तुम लोग। तो यहां पे रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के दो केसेस आते हैं। पहला केस होता है जिसमें ऑब्जर्वर जो है वो रेयरर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है। दूसरा केस आता है जिसमें ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में है। तो ये वाली बातें हैं, जरा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का, फिर आपके फॉर्मुलेस डिफाइन होते हैं। इनके डेरिवेशन मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तुम्हें डेरिवेशन चाहिए तो वो मैं यहां नहीं करा रहा हूं, क्योंकि वो सत्यम सर अलग से करा रहे हैं और उन सारे वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वो लिंक देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे और उस पर क्लिक करना तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पे पहुंच जाओगे जहां पे इनके डेरिवेशंस होंगे। गॉट इट? क्लियर है सभी को? चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे द अबव फॉर्मूला इज वैल्यूएबल ओनली फॉर द पैरेक्सियल रेस। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि जब कभी भी हम बात करेंगे तो उसमें सिर्फ पैरा एक्सियल रेस की बातें करेंगे। डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम द सरफेस। बिल्कुल सर, अभी तक जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर किए वो ऑलवेज सरफेस से मेजर करना है ना। जहां पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं उस सरफेस से डिस्टेंस मेजर किया जाएगी हमेशा। फिर भले वो यहां पे है, फिर भले वो यहां पे है, तो जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, आप देख रहे हो सरफेस से मेजर कर रहे हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करते हो इट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम द सरफेस। बहुत अच्छी बात है। फिर N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर द रे इज गोइंग। N2 यानी कि जहां पे ऑब्जर्वर है, N2 जहां पे ऑब्जर्वर है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 जहां पे ऑब्जेक्ट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो N2 जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है ऑब्जर्वर के मीडियम का, है ना। ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 या फिर μ2 जो भी तुम्हें बोलना है, फिर μ1 या फिर N1 बोल लो, तो वो किसके लिए हो जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीडियम, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है। तो ये बात अगर लिखनी है तो लिख सकते हो तुम लोग भी। ये बात अगर लिखनी है तो चाहो तो तुम लिख लो, ठीक है, तो समझ आ जाएगी। लाइट रे कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से आती है। अरे यहां पे वेयर द रे इज गोइंग, जा कहां रही है? ऑब्जर्वर के पास, तभी तो देखेगा वो। आ कहां से रही है? ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो N1 ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, N2 ऑब्जर्वर के लिए हो जाएगा, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास आता है लिटरल शिफ्ट की कहानी, एक बार वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बेसिक सी बातें देख लो। ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होगा? ठीक है, इससे पहले जब आपने बातें करी उसमें क्या बोला? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया चल रहा था सब कुछ कहानी। ग्लास स्लैब, इनके एक्सपेरिमेंट्स तुमने अपने स्कूल में किए होंगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं, देख लेना। ऐसी एक स्लैब होता है, उससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है कि एक लाइट रे को जब किसी भी ग्लास स्लैब से आप पास कराते हो, सो वो रिफ्रैक्ट होती है 2 बार। वो रिफ्रैक्ट होगी 2 बार। पहली बार रिफ्रैक्शन मिलेगा यहां पे, पहली बार जो रिफ्रैक्शन मिलेगा वो मिलेगा यहां पे, दूसरी बार रिफ्रैक्शन मिलेगा यहां पे। सो दोनों टाइम के रिफ्रैक्शन मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया। पहली बार रिफ्रैक्शन वहां मिलेगा, दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहां पे मिलेगा, और फाइनली लाइट रे एमर्ज आउट हो जाती है। पहले रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ वैलिड है? हां सर बिल्कुल, जहां जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां वहां स्नेल्स लॉ वैलिड होगा। तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगाया तो वही बात होगी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? सॉरी, इसका मान लीजिए म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम्हें तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है, और बाकी तो एयर से आ रही थी, एयर में जा रही थी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। एयर से लाइट आई, ग्लास में गई और एयर में वापस चली गई फिर से, तो यहां पे लिखा जाएगा म्यू बाय 1। फिर सेकंड वाले पार्ट के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो साइन ऑफ
यहां पे आर एंगल से ही अंदर आएगी, तो साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू, यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/μ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों में आई और ई में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस में। सो भाई यहां से देखा तो म्यू की वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर और यहां पे भी हमने देखा। सो यहां से अगर मैं साइन आर को एलिमिनेट कर दूं तो साइन आर बनेगा साइन आई अपॉन म्यू। तो इसको यहां पे पुट कर दीजिए जरा। सो साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ई अपॉन म्यू। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। कंपेयरिंग दो साइड, तो यहां पे आपको मिलेगा साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई, और ऐसा तब होता है जब इनके एंगल सेम होते हैं, यानी कि आई इज इक्वल्स टू ई। तो भाई ग्लास स्लैब के लिए हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक और बात हमें बताता है कि जो इंसिडेंट रे है एंड emergent ray are parallel। तो क्या बताएगा कि इंसिडेंट रे और emergent रे जो होंगे वो पैरेलल होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड इज, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, दैट मींस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि ये एंगल्स किससे बन रहे हैं, नॉर्मल से बन रहे हैं, नॉर्मल से बन रहे हैं। तो भाई जितना एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया उतना ही एंगल इमर्जेंट रे ने भी नॉर्मल के साथ बनाया, मतलब कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तुम एक और चीज देख रहे होंगे यहां पे जो तुम्हें नजर आ रही होगी कि ये रहा इंसिडेंट रे का रास्ता। ये क्या बनाया मैंने, इंसिडेंट रे का रास्ता बन गया। तो आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कुछ गैप है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कुछ गैप है। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलोगे आप इसको, लेटरल शिफ्ट, क्योंकि यहां पे इंसिडेंट रे जहां पे जाना चाहती थी वहां से पैरेलली शिफ्ट हो गई है। इंसिडेंट रे जहां जाना चाहती थी वहां से पैरेलली शिफ्ट हो गई है, और इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, वो सारी बातें डेरिवेशन वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी, जो कि सत्यम से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ये तो पार्ट इंपॉर्टेंट है इसी तुम्हारे लिए, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो तुम लोग। स्नेल्स लॉ मैंने पहले रिफ्रैक्शन के लिए लगाया, स्नेल्स लॉ मैंने दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए लगाया। यहां से साइन आर निकाला, यहां से साइन आर निकाला, कंपेयर करके देखा तो आई और ई बराबर आ रहे हैं, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है। ये सारी बातें भी वही लिखी है। अगर तुम्हें मेरी राइटिंग पसंद आ रही है तो मेरी राइटिंग छाप लो, अगर तुम्हें इसकी राइटिंग पसंद आ रही है तो ये छाप लो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है सारी। छाप लिया, सभी ने छाप लिया, पक्का। हाँ, ऐसे ऐसे डायग्राम बना के आओगे ना तो ही नंबर मिलेंगे तुम लोगों को। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि तो ही मिलेंगे, नंबर तो मिलेंगे, लेकिन और ज्यादा नंबर मिल जाएंगे अगर तुम एग्जामिनर को ऐसे डायग्राम बना के भी दिखाओगे तो भाई उसको डायग्राम बना के दिखाना बढ़िया तरीके से, मस्त एकदम नंबर मिलेंगे झकास वाले। तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं फिर तो, है ना। तो डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और डायग्राम के साथ लेबलिंग, हाँ उसको दिखाना है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। उसको बताओगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा, है ना भाई, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो उसको बोलना पड़ेगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये स्लैब है, एयर से लाइट आ रही है, ग्लास में जा रही है, फिर से एयर में जाती है, तो ये आपको उसको बताना पड़ेगा। उसको बताओगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा फिर कि तुमने क्या बनाया है ये, ठीक है। तो उसको मेंशन करना, ये सारी बातें। लेबलिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्राम। तो इन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली कंसीडर करते हुए चलोगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लोगे अपने एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पे लेटरल शिफ्ट जैसा कि मैंने बोला था आएगा, देख लो फटाफट से। मैं तुम्हें ये सारी बातें मैं नहीं बताना चाहता हूं, ठीक है यार, कुछ नहीं है यार, ट्रस्ट में। लेटरल शिफ्ट में बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी डेरिवेशन वाला पार्ट है तो ये उसी से आ जाता है, पूरा रिफ्रैक्शन वगैरह में सब कुछ यहां लिखा हुआ है। तो क्या होगा बेसिकली, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि तुम्हारी इमर्जेंट रे है, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसी को आप लेटरल शिफ्ट कहते हो। ये आपका इंसिडेंट रे सीधा सीधा आ गया, ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो गैप होता है इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। डी से डिनोट कर देंगे, जनरली इसको हम डी से डिनोट करते हैं,
बाकी तुम्हारी इच्छा श्रद्धा, तुम्हें कुछ और पसंद हो, अपना नाम पसंद हो तो उससे भी डिनोट कर देना, ठीक है। सो when the light is incident obliquely, ठीक है, ये लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन है। अगर तुम्हें ये कोई पूछ ले तो उसको जरूर बता देना। क्या बोलोगे लेटरल शिफ्ट की परिभाषा में? कि अगर कोई लाइट रे किसी ग्लास के स्लैब पे फेंक दी जाए तो वहां पे जब वो दोबारा एमर्जेंट होती है तो वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, लेकिन यहां पे इंसिडेंट और एमर्जेंट रे के बीच में कुछ गैप होता है, इस गैप को हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो ये तो तुम्हारे समझाने वाली बात है, और तुम्हें वहां पे जो लिखनी है वो ये है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड द एमर्जेंट रे व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ पैरेलल साइडेड रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी लाइट फेंकी हमने, अगर आप नॉर्मल के साथ फेंकोगे तो सीधी चली जाएगी, समझना इस बात को। अगर ग्लास स्लैब के ऊपर आपने लाइट ऐसे फेंक दी तो वो ऐसे ही चली जाएगी बाहर, तो इस टाइम पे कोई लेटरल शिफ्ट नहीं होगा। फिर ये इंसिडेंट रे हो जाएगी या आपकी एमर्जेंट रे हो जाएगी, तो यहां पे लेटरल शिफ्ट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लाइट को ऑब्लिकली फेंक रहे हो, अगर आपने इस लाइट को ऑब्लिकली फेंका है तो ही आपको लेटरल शिफ्ट मिलेगा। अगर आपने लाइट को ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंसिडेंट करा दिया तो यहां पे कोई लेटरल शिफ्ट नहीं मिलेगा तुम लोगों को। समझे बात को? समझे ना बात को? तो भाई वही सारी बातें हैं यहाँ पे। ट्राइंगल बी ओ के, ये वाला देख लेना, बी ओ के ट्राइंगल में कुछ बातें दिख रही होगी। ये आई माइनस आर वाला एंगल दिख रहा है, तो साइन आई माइनस आर वाले पार्ट को देख लेना, ये डी अपॉन ओ बी के बराबर हो जाता है। कहां है डी? कहां है सर डी? ये रहा डी, डी अपॉन ओ बी। अरे साइन आई माइनस आर दिख रहा है तुम लोगों को ये ट्राइंगल? ये ट्राइंगल, ये I माइनस आर वाला एंगल, ठीक है, ये OB, ये डिस्टेंस D है, तो साइन I माइनस आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो D अपॉन OB लिख दें इसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, क्योंकि ये साइन एंगल, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन I माइनस आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, OB हाइपोटेन्यूज है। तो यहां से D का वैल्यू मिल जाता है OB साइन I माइनस आर। फिर दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करना है BON वाला, BON वाला, एन डैश वाला, BON डैश में cos R ON डैश अपॉन OB मिलता है। R का फॉर्मूला देखो, cos R बेस T है अपॉन हाइपोटेन्यूज OB। सो cos R T अपॉन OB हो जाता है, तो OB की जगह T अपॉन cos R लिख देना। OB की जगह क्या लिखोगे? T अपॉन cos R। देखो जरा यहां पे T, OB की जगह क्या लिखोगे? T अपॉन cos R। सो OB को यहां पुट कर दो तो साइन I माइनस आर इक्वल्स टू D अपॉन T अपॉन cos R होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो D का वैल्यू मिल जाएगा साइन I माइनस आर T अपॉन cos R, तो D का वैल्यू मिल जाएगा OB साइन ऑफ I माइनस आर। OB की जगह लिख दो इसको, सो T अपॉन cos R साइन ऑफ I माइनस आर। ये लेटरल शिफ्ट होता है भैया। यहां पे T जो है स्लैब की थिकनेस होती है। T बोले तो थिकनेस ऑफ द स्लैब, स्लैब आपकी कितनी थिक है। सो T मतलब होता है थिकनेस ऑफ द स्लैब, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सारी बातें तुम्हें पता है तो तुम लेटरल शिफ्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने दो ही ट्राइंगल कंसीडर किए हैं, OBK, OBN डैश, दोनों ट्राइंगल से मैंने पूरी पिक्चर डिफाइन कर दी यहां पे। तो ऐसे तो इसका डेरिवेशन भी यही है और ये तुम्हें बता दिया जाएगा, तो इसकी चिंता मत करो बिल्कुल भी। अगर लाइट नॉर्मली आप किसी भी स्लैब पे गिरा देते हो तो उस टाइम पे कोई लेटरल शिफ्ट नहीं होगा, बिकॉज यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा। अरे अगर लाइट ऐसे नॉर्मली गिराओगे तो ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे ने कोई एंगल ही नहीं बनाया है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 0 हो जाएगा, बिकॉज रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी। और अगर I और R दोनों 0 हो गए तो यहां पे देखो साइन 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये पूरी पिक्चर 0 हो जाएगी फिर। तो ऐसे केस में लेटरल शिफ्ट जो होता है वो 0 होता है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। अगर
लाइट ऐसे नॉर्मली आप किसी भी स्लैब पे गिराते हो तो उस केस में कोई लेटरल शिफ्ट नहीं होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जीरो हो जाएंगे इस केस में। समझते हो ना बात सभी? नहीं समझते? अरे हाँ ना, नोट कर लो इसको नोट कर लेना। लेटरल शिफ्ट कर लिया नोट सभी ने नोट किया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास लेटरल शिफ्ट का ये फॉर्मूला आता है, डी इक्वल्स टू टी अपन कॉस आर साइन आई। ये तो मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, ये तो बता चुका हूं तुम लोगों को। इसके बाद हमारे पास आता है क्रिटिकल एंगल, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। और क्रिटिकल एंगल की बात अगर पता चलेगी तो आप टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बातें भी कर सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बातें, है ना, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन की बातें करेंगे यहाँ पे, TIR जो होता है। तो बात क्या है भाई, क्रिटिकल एंगल क्या है? तो यार हमने देखा कि जब हम किसी भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो लाइट नॉर्मल से दूर जाती है कि नहीं जाती है? तो अगर आप डेंसर से रेयरर मीडियम में जाओगे तो लाइट नॉर्मल से दूर जाती है। तो ये गई लाइट रे, यहां पे देखना पहला केस, लाइट रे गई इधर 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 इधर, और ये नॉर्मल से दूर भागती हुई चली गई। तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है। हमने एक और लाइट रे भेजी सच दैट हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। देख रहे हो तुम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको इधर की तरफ लेके जाऊंगा, ये इधर की तरफ बेंड होती जाएगी। और समझते जाना बात को। टॉर्च मारी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। टॉर्च को थोड़ा सा टिल्ट किया मैंने, पहले टॉर्च ऐसे थी, है ना, मैंने इसको टिल्ट किया थोड़ा सा, फिर और टिल्ट किया। तो भाई जब मैं ऐसे इसको घुमा रहा हूं, ऐसे थी ये, इसको ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं ना, तो यहां पे टॉर्च मारी, लाइट रिफ्लेक्ट होके गई, मैंने और घुमाया जिससे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया। जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या हो गया, और इंक्रीज हो गया। तो यहां पे क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने और बढ़ा दिया तो मैंने देखा कि धीरे धीरे इंक्रीज करते करते एक ऐसा एंगल आएगा, इसको इंक्रीज करते जाइए, यही बोले ना व्हेन एंगल, ठीक है चलो कोई बात यहां नहीं लिखा है। तो एक ऐसा एंगल आएगा जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। यानी इंसिडेंस एंगल का वो स्पेशल केस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, इसको क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल। अरे होता है ना, अरे हम में से हमारा एक दोस्त बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लग जाता है, तो वो हम में से ही था लेकिन उसने ज्यादा पढ़ाई कर ली, इसलिए वो क्या कहलाता है, टॉपर, है ना। तो ये वो वाली बात है, समझ हो ना तुम लोग बात को। तो हमारे ही पलटन में से अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेता है तो उसको हम कहते हैं टॉपर, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता है उसको हम बोलते हैं, तुम्हें पता है क्या बोलते हैं ना, हाँ तो बस वो वाली बात है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो। अब क्या हुआ, जब आप क्रिटिकल एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवाते हो, जब आप क्रिटिकल एंगल पे लाइट को इंसिडेंस करवाते हो तो ये लाइट जो है सरफेस पे ग्रेज हो जाती है। ग्रेज मतलब यहां से सरफेस से चिपक चिपक के रेंगती हुई चली जाती है, मतलब वो दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, सरफेस पे ही ऐसे चिपक के चली जाती है। यहां पे तो वो दूसरे मीडियम में चली गई थी, पहले वाले केस में तो लाइट दूसरे मीडियम में चली गई थी, यहां पे वो लाइट दूसरे मीडियम में नहीं गई, सरफेस पे चिपक के आगे भाग गई। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर देता हूं, यानी कि मैंने अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा वाला दे दिया, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। भाई क्रिटिकल एंगल पे तो लाइट सरफेस पे चिपक के जा रही थी, आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो आप देख रहे हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। सो अगर आप आई को इंक्रीज करते जा रहे हो तो आर आपका इंक्रीज होता जा रहा है, अगर आप आई को इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपका आर इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपने देखा कि भाई अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर दूं तो इस बार वो लाइट दोबारा उसी मीडियम में आ जाती है, और ये क्या हुआ सर, यहां पे तो रिफ्लेक्शन हो गया, जगह ही नहीं बची लिखने की, बट तुम समझ जाओ भावनाओं को।
यहां क्या हुआ, यहां तो रिफ्लेक्शन हो गया, और ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि अंदर की बातें हैं सारी, ये सारी की सारी बातें अंदर की चल रही है। तो क्या हुआ, तुमने लाइट मारी, लाइट मार के देखा, हाँ चलिए भाई ठीक है रिफ्लेक्शन हो गया, फिर तुमने इसको और इंक्रीज करने की कोशिश की, मतलब चलो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करने की कोशिश की, इंक्रीज करते करते मुझे एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का आ गया। इसको मैंने बोला कि भैया एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है, इसको कुछ नया नाम देना चाहिए, तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया, बोला क्रिटिकल एंगल। बहुत अच्छी बात है। यानी कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, और अगर वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस होती है, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिलेगा और लाइट तुम्हारी सरफेस पे चिपक के चल जाएगी आगे। सही है। अगर तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी इंक्रीज कर दिया, अगर तुमने क्रिटिकल एंगल से भी इंक्रीज कर दिया, तो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तुम देख रहे हो धीरे धीरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। पहले ये छोटू सा था, फिर 90 डिग्री का हो गया, अब तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो लाइट थी जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में दोबारा चली जाएगी। अब क्योंकि ये सब अंदर की बातें थी, इसको हमने बोला इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अब जितनी भी लाइट आ रही थी, जितनी भी लाइट आ रही थी, वो सारी रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए हमने बोल दिया इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये है कहानी रिफ्लेक्शन की। किसकी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो भाई फटाफट से देख लेते हैं, क्रिटिकल एंगल की परिभाषा यहां पे लिखी हुई है। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल मेड इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। तो अगर कोई क्रिटिकल एंगल की परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलोगे? ये वाली, ठीक है। उसके बाद व्हेन एंगल इन डेंसर मीडियम इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे जो होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी डेंसर मीडियम में, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंटरफेस बिहेव लाइक अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर, इसलिए यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ था। तो एक डायग्राम ये वाला भी बनाना है और क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से नोट कर लो, इसको कर लिया नोट तुम लोगों ने ये वाली बातें? अच्छा, इसके बाद ना वो क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख लेना जरूर। क्या फॉर्मूला होगा? अरे कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ से आएगा यार वो फॉर्मूला। क्रिटिकल एंगल पे जरा स्नेल्स लॉ लगा के देखो, क्रिटिकल एंगल पे जरा स्नेल्स लॉ लगा के देखते हैं। तो स्नेल्स लॉ मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट होगा, तो स्नेल्स लॉ लगाया क्रिटिकल एंगल के लिए सिर्फ। तो यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए ये हो गया म्यू, यहां पे रेयरर मीडियम है तो कुछ भी ले लो, एयर हमारे लिए ज्यादातर केसेस में आएगी, ठीक है। मैं बार बार एयर का केस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे यहां तक चीजें डिफाइन कर देंगे वो लोग। बाकी तुम्हें अगर चाहिए तो यहां पे μ1 लिख लेना, यहां पे μ2 लिख लेना, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो लिखोगे क्या? μ1 sin c इज इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्टिव एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे मैं बोल रहा हूं, वो 90 डिग्री का है। तो साइन c को लिख सकते हो μ2 डिवाइडेड बाय μ1। साइन 90 तो 1 होता है, तो ये आपके पास में क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपका सेकंड मीडियम जो रेयरर वाला मीडियम है वो अगर एयर है तो μ2 1 हो जाएगा। अगर आपका सेकंड मीडियम एयर है तो μ2 1 हो जाएगा। तो यहां पे साइन c का जो फॉर्मूला बनने वाला है वो बन जाएगा 1 अपॉन यहां पे म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 को म्यू मान लीजिए, तो ये बन गया। तो c का फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। बट मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग इस स्पेसिफिक फॉर्मूले पे फोकस करो, तुम इस फॉर्मूले पे फोकस करो। तो यहां पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। मैं चाहता हूं तुम इस पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर यहां पे एयर की जगह कोई और मीडियम आ गया तो फिर तुम फंस जाओगे। ये फॉर्मूला वैलिड है जब रेयरर मीडियम एयर होगा। जब आपका रेयरर मीडियम जो है वो एयर है तो ही आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। अगर रेयरर मीडियम कुछ और दे दिया फिर आप इस फॉर्मूले पे आओगे, ठीक है। ये आपके पास होगी बातें क्रिटिकल एंगल की और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अभी टीआईआर की और भी बातें बताऊंगा तुम लोगों को, पहले इसको नोट कर लो। कर लिया नोट? बढ़े आगे? वेरी गुड। सो भाई ये थी कुछ बातें हमारे पास क्रिटिकल एंगल की, ये सारी मैं बता चुका हूं तुम्हें बातें। सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स रेयरर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एनआर एनडी लिख दिया इसने। एनआर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम, एनडी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो ये क्रिटिकल एंगल का भी फॉर्मूला बन गया हमारे पास में।
बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमारे पास TIR को समझते हैं, कंडीशन ऑफ TIR क्या है वो समझ लेते हैं एक बार, फटाफट से देख लो। लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रॉम द डेंसर मीडियम। ठीक है, TIR के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। TIR के लिए क्या कंडीशन है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। अगर रेयरर से डेंसर में आओगे तो TIR नहीं होगा, समझ जाना। डेंसर से रेयरर में जा रहे हो तो ही TIR होगा, अगर तुम रेयरर से डेंसर में जाओगे तो कोई भी TIR नहीं होने वाला है। तो काट देना इसको, रेयरर से डेंसर में आने पे TIR नहीं होता है। दूसरी बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो दो ही कंडीशन है कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो ही TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। इवन I इक्वल्स टू C पे भी TIR वाली कंडीशन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में TIR नहीं होगा। TIR सिर्फ तभी होगा व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसके अलावा यहां पे मैं कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूं कि तब तुमसे बोलते थे कि जब कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होती है तो वो सरफेस पे ग्रेस करती हुई चली जाती है, यानी कि यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का बनता है। ऐसे ही अगर सारी लाइट रेस को चारों दिशाओं में फैला दें, जैसे तुमने देखा होगा अक्सर स्विमिंग पूल में जो होता है वो नीचे एक लाइट लगाते हैं लोग, मुझे नहीं पता तुमने देखा है कि नहीं देखा है। किसी भी पूल में अगर देखोगे तो नीचे सरफेस पे एक लाइट लगी हुई होती है। ठीक है, ये लाइट क्या करती है, पूल को पूरा इल्यूमिनेट कर देती है ना। और जब आप देखोगे तो एक गोला बनता है सरफेस पे, जब आप देखोगे ना तो आपको एक गोला सा दिखेगा। यहां पे सरफेस पे जब आप देखते हो तो एक गोला दिखता है। बेसिकली होता क्या है कि जो लाइट रे इस गोले में है सिर्फ वो वाली हमें दिखती है, बाकी जो लाइट रे यहां पे आती है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। समझना बात को, ऐसा क्यों हुआ। देखो भाई, जो जो लाइट रे यहां पे आ रही है उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 1 2 3 4 5। तो भाई यहां पे पहली वाली रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर है। दूसरी वाली रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से क्या है, छोटा है। तीसरे वाले के लिए आपके लिए सीधी लाइट चली गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया यहां पे, तो इसकी तो छोड़ दो कहानी। चौथी वाली रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है। पांचवी वाली रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर है। बाकी रही बात छठी वाली रे के लिए, तो सिक्स्थ वाली रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, जिसके कारण यहां पे TIR हो जाएगा। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वैसे ही सेवेंथ वाली रे के लिए भी यही बात होने वाली है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो C से बड़ा हो जाता है, तो यहां पे भी TIR हो जाता है। इसीलिए कभी भी स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा तो जब नीचे से लाइट ऑन की जाती है तो स्विमिंग पूल के सरफेस पे एक गोला बनता है। स्विमिंग पूल के सरफेस पे एक गोला बन जाता है, एक सर्कल बनता है यहां पे बेसिकली। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस भी कह सकते हो। सिक्स्थ और सेवेंथ यहां पे कोई लाइट नहीं दिखेगी हम लोगों को, नो लाइट, ना ही मुझे यहां पे दिखेगी, नो लाइट। अच्छा, अब बात स्विमिंग पूल की नहीं है, तुम कहीं पे भी देख सकते हो जहां पे पानी हो। इस गोले में मुझे लाइट दिखती है, बाकी इसके आसपास मुझे कोई लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि जो लाइट यहां पे आ रही थी वो TIR हो चुकी है। क्योंकि जो लाइट यहां पे आ रही थी वो TIR हो चुकी है, उसका रिफ्लेक्शन हो चुका है। इसलिए जो भी लाइट मुझे नजर आ रही थी वो सिर्फ इतने से पार्ट में नजर आती है। समझ रहे हो ना बात को तुम लोग। अब इसके लिए अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका रेडियस क्या होता है भाई, तो इसका रेडियस, इसकी भी एक डेरिवेशन है, स्नेल्स लॉ लगता है बढ़िया तरीके से। तो वो डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो सत्यम सर करा रहे हैं, और उसके लिए भी जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, एक घेरा बनता है, एक सर्कल सा बनता है। ठीक है, तो इसका रेडियस फाइंड करना होता है, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस आपको फाइंड करना होता है। तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, क्या है, वो सब चीजें आपको सत्यम सर बता देंगे। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको जरूर देख लेना। बाकी समझ रहे हो ना बात को क्या होता है। तो जब आप यहां पे लाइट जलाओगे तो आपको
पानी के सरफेस पे एक सर्कल दिखेगा, दैट सर्कल इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इसके आसपास हमें कोई लाइट नजर नहीं आती, क्योंकि इसके आसपास जो भी लाइट है उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। तो सिक्स्थ और सेवंथ के लिए, सिक्स्थ रे और सेवंथ रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, इसलिए वो वापस पानी के अंदर आ गई लाइट। क्योंकि वो लाइट पानी के अंदर आ गई, बाहर नहीं जा पाई, इसलिए मुझे यहां पे कोई लाइट नजर नहीं आती है। अरे भाई, लाइट रे बाहर आएगी, मेरी आंखों में पड़ेगी, तभी तो मैं देखूंगा उनको। तो यहां से जो भी लाइट रे आई वो बाहर ही ना आ पाई, क्योंकि उसका टीआईआर हो गया। जो लाइट रे आई वो बाहर नहीं आ पाई, इसलिए उसका टीआईआर हो गया। फिफ्थ वाली का ग्रेजिंग हो गया, तो फिफ्थ वाली थोड़ी बहुत दिख रही थी, लेकिन सेकंड वाली तो मस्त नजर से दिख रही थी मेरे को सर। थर्ड वाली सीधी निकल गई, थर्ड वाली तो सीधी निकल जाती है। फोर्थ वाली का भी यहां पे ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो मुझे ये तो दिख रही थी, मुझे 1 2 3 4 5 ये 5 रेस तो मुझे दिख रही थी, लेकिन सिक्स्थ और सेवंथ मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि इनका टीआईआर हो गया। तो लाइट आई और अंदर ही रह गई, वापस लाइट आई और अंदर रह गई, बाहर नहीं आ पाई। तो वाटर सरफेस से वो लाइट्स बाहर नहीं आ पाती हैं, और क्योंकि वाटर सरफेस से जब वो लाइट्स बाहर नहीं आती है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि वो कोई लाइट है ही नहीं वहां पे। तो मैं ये बोलूंगा ना कि कोई लाइट नहीं है यहां पे। तो इसलिए समझ लेना इस बात को, टीआईआर का एक केस होता है ये भी, ठीक है। तो दिस इज अ केस ऑफ अ टीआईआर, तो इसके बारे में यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर, ये सब हो गया। फिगर शोज है, यहां पे रेयर मीडियम के लिए म्यू आर लिखेंगे, डेंसर मीडियम के लिए म्यू डी लिख देंगे। In the figure, ray 1 strike the surface at an angle less than critical angle and get refracted in the rarer medium. रे नंबर 1 को आप देख रहे हो, आई रिफ्रैक्ट होके चली गई। रे नंबर 2 क्रिटिकल एंगल पे आ रही थी, इसलिए वो सरफेस पे चली गई। देखो यहां पे रे 2 स्ट्राइक द सरफेस एट क्रिटिकल एंगल एंड ग्रेजेस द इंटरफेस। ग्रेजेस द इंटरफेस मतलब वो अलोंग द सरफेस चली जाती है। रे नंबर 3 जो आई उसके लिए, थर्ड रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, जिसके कारण उसका टीआईआर हो गया है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, द लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर द रे स्ट्राइक एट द क्रिटिकल एंगल इज अ सर्कल। अगर आप उन सारे पॉइंट्स का लोकस मिला के देखोगे, देन यू विल फाइंड कि यहां पे एक सर्कल बनता है। कौन सी वाली रेस का? क्रिटिकल एंगल वाली का देखना, सिर्फ क्रिटिकल एंगल वाली का। तो आपको सिर्फ क्रिटिकल एंगल वालों को देखना है। तो यहां से भी क्रिटिकल एंगल पे जो गिरेगी वो ऐसे ग्रेज हो जाएगी। तो इनके लोकस को जब आप मिला के देखोगे, देन यू विल कम टू नो कि यार यहां पे तो एक सर्कल बन रहा है, एंड दिस सर्कल इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। और इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस हमें फाइंड आउट करना होता है। तो वो तो आप कैसे भी कर सकते हो, बाकी तुम चाहो तो मैं भी बता सकता हूं, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी डील नहीं है इसको फाइंड आउट करने की। वो चीज मैं यहां पे भी बोल चुका हूं। फर्स्ट और फिफ्थ में यहां पे वो ग्रेज हो गई है ना, फर्स्ट और फिफ्थ में वो यहां पे ग्रेज हो गई। 6 और 7 में टीआईआर हो गया, इसलिए वो नजर नहीं आई। कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर तुम वो चाहो तो वो उसका डेरिवेशन भी है। तो क्या करना है वो थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं मैं तुम लोगों को। जैसे एक बार छोटू सा बात दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सर्कल, ये मान लीजिए h हाइट पे है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट लगा है, ठीक है। ऐसे ये क्रिटिकल एंगल हो गया, तो ये भी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ये हाइट h मान लेता हूं, ये रेडियस r मुझे फाइंड आउट करना है। भाई ध्यान से देख लेना, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का है। तो साइन c जब आप लिखते थे तो 1/μ लिखते थे इसको, साइन c को 1/μ लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे ना। यहां पे अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्रिटिकल एंगल है। तो इस ट्राइंगल में देखोगे तो साइन c को आप क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है r, हाइपोटेन्यूज है ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। तो r अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो होगा वो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है। अगर मान लो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको मैं म्यू डेंसर कह देता हूं, इसको मैं म्यू रेयरर कह देता हूं। तो ये हो जाएगा म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, ठीक है। चलो भाई, सो साइन c परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है r, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। हाइट यहां पे d है ना, ये हाइट ही हो जाएगी। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से देखना इसको, सब चीजों को मैं हटा देता हूं यहां से। सो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां से म्यू r अपॉन म्यू d वाली पिक्चर बनेगी,
ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, इसको आपस में सॉल्व कर लो, इसको आपस में सॉल्व कर लो तो आपको r का वैल्यू मिल जाएगा। इसको आपस में सॉल्व कर लो तो आपको r का वैल्यू मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करना जानते हो ना, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, तो स्क्वायर करके फिर सॉल्व कर लेना तो आपको r मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके भी कर सकते हो आप लोग। वैसे यही इसका डेरिवेशन है, बाकी तो तुम सर बताएंगे, मैं उनका पार्ट नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है, नहीं तो बाद में वो मुझे बोलेंगे। तो भाई इतनी सी बात है, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी तुम लोगों को। ठीक है, तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस होता है जिसका रेडियस हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको अगर तुम चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं चाहो तो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, देखो जबरदस्ती नहीं है ना, पर नोट करोगे तो फायदा है तुम्हारा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सो यार ये थी कहानी टीआईआर की। अब इसके बाद हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, टीआईआर का एप्लीकेशंस देख लेते हैं। नेचर में कहां पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिख सकता है और क्या उसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेचर में सबसे पहला एप्लीकेशन जो सबने ऑब्जर्व किया है वो है मिराज। तुमने देखा होगा कि यार रेगिस्तान में जो पिक्चरों में बताते हैं, वो भूखा प्यासा इंसान जब तपती हुई रेत पे जब पैदल पैदल चलता है तो उसको सामने पानी दिखता है और वो भागता हुआ जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन वहां जाके क्या दिखता है, कोई पानी ही नहीं है बल्कि वहां रेत होती है। तो भाई वो उसको पानी कहां से दिखा, वो पानी उसको कहां से दिखा, तो वो पानी उसको दिखा टीआईआर की वजह से, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उसको वो पानी दिखता है। सेम चीज हमारे साथ भी होती है, जब आप कभी हाईवे वगैरह पे जाते हो गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, अभी नहीं दिखेगा तुम लोगों को, बट जब तुम गर्मियों में किसी हाईवे पे जाओगे, राजस्थान वगैरह साइड जाना, मस्त गर्मी होती है उस साइड है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब तुम जा रहे हो तो तुम्हें हाईवे पे ऐसा दिखेगा सड़क पे पानी ही है, फिर तुम आगे जाओगे तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें पानी और आगे दिखेगा, फिर तुम और आगे जाओगे देखोगे पानी नहीं है, फिर और आगे पानी दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब मैं तुम्हें बता देता हूं। मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं उसको। होता क्या है, समर डेज में जो हवा ग्राउंड के पास होती है वो ज्यादा गर्म होती है, जो हवा ग्राउंड के पास होती है वो ज्यादा गर्म होती है रादर देन उस हवा से जो हायर लेवल पे है। तो जो हवा जमीन के पास है वो हॉट है, हॉटर लिख लेता हूं इसको है ना, और जो हवा ऊपर है वो लेस हॉट है, लेस हॉटर या फिर हॉट लिख लेता सिर्फ उसको। मतलब गर्मियों में तो देखो हवा गर्म ही होगी, लेकिन जमीन के पास जो हवा होती है वो गर्म होती है, लेकिन ऊपर जो हवा है वो थोड़ा कम गर्म है, गर्म तो है लेकिन कम गर्म है। और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना एयर का, वो डेंसिटी के साथ इंक्रीज होता है। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर होता है, तो उसकी डेंसिटी जो जहां होती है वो ज्यादा होता है ना, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ज्यादा डेंस होता है। तो भाई यहां पे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो μ1 है, यहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो μ2 हो जाएगा। सो μ1 जो है वो ज्यादा हो जाता है μ2 से। समझना बात को, गर्मियों में जमीन के पास जो हवा होती है वो ज्यादा गर्म होती है और ऊपर जो हवा होती है वो कम गर्म होती है। हम जानते हैं कि जो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंसर होता है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम वो कम डेंसर होता है। तो भाई जो ज्यादा गर्म है, हॉटर एयर जो होती है वो लेस डेंस होती है, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या है, अरे मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ओहो 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 ओहो, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हॉटर एयर इज लेस डेंस एंड हैज अ स्मॉल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सही तो लिखा था मैंने यार, सही तो लिखा था। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का है वो कैसा है, डेंसिटी के साथ इंक्रीज कर रहा है। हॉटर एयर की जो डेंसिटी है वो लेस होगी और स्मॉल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा इसका, और जो ऊपर हवा कम गर्म थी, यानी कि जो ठंडी हवा थी, चलो इसको मैं कूलर लिख लेता हूं, ठीक है, सो दैट कंफ्यूजन ना रहे तुम्हें है ना। हॉटर एयर, कूलर एयर, हॉटर एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, कूलर एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी। और सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हॉटर एयर की जो डेंसिटी है वो कम है, डेंसिटी कम, हाँ बिल्कुल सही है। अरे देखो डेंसिटी को रिलेट करो भीड़ भाड़ से। अब जब गर्मी होती है तो तुम डेफिनेटली एक दूसरे से दूर भागते हो ना, बोलो अरे दूर रहो भैया गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। तो हॉटर एयर की डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम है। कूलर एयर में डेंस ज्यादा होती है ना, वो जो ठंडी हवा होती है वो ज्यादा डेंस होती है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। गर्म हवा है जिसमें क्या होता है, दूर दूर रहते सब कुछ, यानी कि कम डेंस है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम है। ठंडी हवा
डेंस ज्यादा होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अब हुआ यूं कि जब कोई लाइट किसी भी टॉल ऑब्जेक्ट से आती है, तो जब लाइट किसी टॉल ऑब्जेक्ट से आती है तो हुआ क्या कि वो लाइट आपके डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है। ठीक है, ऊपर कूलर हवा थी, नीचे गर्म हवा थी। गर्म हवा जो होती है वो लेस डेंस होती है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। कूल हवा जो कूलर हवा होती है वो ज्यादा डेंस होती है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो मैं लिख दिया μ1 ग्रेटर देन μ2। अब अगर आप देखो तो कोई पेड़ तुम्हें दिख रहा है, यहां पे कोई पेड़ है, इस पेड़ की जब कोई लाइट आती है तो वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। किसी भी पेड़ की कोई लाइट आती है तो वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, और जब वो लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है और अगर इसका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो वो यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। वो क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। तो ये बात यहां पे भी लिखी है, जिसके बारे में यहां पे क्या हुआ, टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ट्री पासेस थ्रू अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द ग्राउंड। यहां पे जो भी लाइट आ रही है, जो भी लाइट आ रही है टॉल ऑब्जेक्ट से, जैसे कोई पेड़ हो गया, तो वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है। जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो यहां पे TIR हो जाता है। यहां पे क्या हो जाता है, TIR हो जाता है। मैंने बोला ना, लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहे हैं, डेंसर से जब आप रेयरर में जाते हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो TIR हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या हुआ, रे ऑफ लाइट फ्रॉम सच एन ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड अंडरगोज द TIR। मैंने भी तो ये बात बोली। तो यहां पे हुआ क्या, TIR हो गया सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। If angle of incidence for the air near the ground exceeds the critical angle, this is shown in the figure, जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में, है ना, मेरा फिगर है वो वाला। So to a distant observer, the light appears to be coming from somewhere below the ground। तो एक आदमी यहां पे खड़ा है, तो इस आदमी को क्या लगेगा, बेसिकली मैंने ये बहुत ऊपर बना दिया है, ये लेवल थोड़ा नीचे रहता है। ठीक है, ये लेवल जो है वो मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है, ये लेवल थोड़ा नीचे रहता है, तो मैं इसको नीचे बना देता हूं। ये इन दोनों के बीच का मीडियम हो जाएगा। सो लाइट रे आई, आने के बाद चली गई। सो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा था, इसके कारण TIR हो गया। यहां पे TIR होने के बाद अब इस आदमी को क्या दिख रहा है, इस आदमी को क्या दिख रहा है कि लाइट यहां से आ रही है। इस आदमी को क्या दिख रहा है कि लाइट यहां से इस सरफेस से आ रही है। तो उसको बेसिकली हुआ क्या, तो उसने क्या बोला कि यहां पे एंगल ऑफ अंडरगोज इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर टू अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर द लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम समवेयर बिलो द ग्राउंड। तो उसको क्या लगेगा कि भाई जो भी लाइट आ रही है वो ग्राउंड से आ रही है, तो उसको क्या दिखेगा, जमीन से लाइट आ रही है। तो जमीन से लाइट आने का मतलब क्या है, उसको ये ऑब्जेक्ट जमीन पे दिख रहा होगा। जमीन से लाइट आने का मतलब क्या है कि उसको वो ऑब्जेक्ट जमीन पे दिख रहा होगा। तो उस आदमी को इस पेड़ का जो रिफ्लेक्शन है वो जमीन पे दिखता है। इसके लिए इसको क्या लगता है कि यहां पे कुछ पानी है जो चमक रहा है और पानी की वजह से रिफ्लेक्शन पड़ रही है। समझ रहे इस बात को। क्या हुआ, गर्मियां थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, ऊपर की हवा ठंडी, नीचे की हवा गर्म। गर्म हवा है लेस डेंस है, ठंडी हवा ज्यादा डेंस है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सामने कोई पेड़ खड़ा है तो पेड़ के लाइट पड़ी नीचे पड़ी तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ गए, डेंसर से रेयरर में आ गए। जब वो डेंसर से रेयरर में आ रहे थे तो एक टाइम ऐसा हुआ जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो ये जो आदमी यहां पे खड़ा है इसको क्या लगेगा कि अच्छा ये पेड़ की परछाई मुझे यहां दिख रही है, परछाई नहीं दिखती, उसको रिफ्लेक्शन दिखता है पेड़ का। तो वो पेड़ जो उसको सामने दिखना चाहिए वो उसको सामने नहीं दिखता, उसको वो पेड़ यहां दिखता है। तो उसको क्या लगता है कि पेड़ का रिफ्लेक्शन वहां पड़ रहा है। उस आदमी के लिए यहां पे कुछ ऐसी चीज है जो पेड़ का रिफ्लेक्शन शो करी, जैसे शीशे में होता है हमारे साथ, जैसे मिरर में होता है हमारे साथ। तो इस आदमी को जब इस पेड़ का रिफ्लेक्शन यहां दिखता है तो इस आदमी को लगता है कि यहां पानी है। इस आदमी को क्या लगता है कि यहां पे कुछ ऐसी चीज है जो चमक रही है, जो रिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो रिफ्लेक्शन शो करने के लिए या तो मिरर होगा
या फिर पानी होगा। तो इस आदमी को क्या लगता है कि यहां पे पानी है, जिसके कारण वो भागता भागता जाता है, यहां पे सोचता है पानी मिलेगा, लेकिन जैसे वो यहां जाता है तो कोई पानी होता ही नहीं है। फिर उसको और आगे दिखता है तो आगे फिर से TIR दिखता है। तो बेसिकली पूरा प्रोसेस TIR का यही है ना। तो यहां पे द ऑब्जर्वर नेचुरली अज्यूम दैट द लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। ऑब्जर्वर ने यही सोचा कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई फ्रॉम द ग्राउंड और से बाय अ पूल ऑफ वाटर नियर द टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि टॉल ऑब्जेक्ट के पास में कुछ पानी पड़ा होगा जिसमें उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। रिफ्लेक्शन एक्चुअली किस किस में आती है सर? या तो मिरर में हो सकता है या फिर पानी में हो सकता है। अब रेगिस्तान में तो मिरर होगा नहीं, तो रेगिस्तान में तो एक बार बंदा ये पानी के लिए सोचेगा ना पहले तो जब उसको वो रिफ्लेक्शन दिखता है तो वो सोचता है पानी है, तो वो भागता हुआ जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन उसको पानी मिलता ही नहीं फिर यहाँ पे। तो यहां पे इन्वर्टेड इमेजेस मिलती है उसको पेड़, क्योंकि इमेज उसको इन्वर्टेड मिल रही है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इमेज उसको इन्वर्टेड मिल रही है तो उसको यही लगता है कि भाई रिफ्लेक्शन पड़ रहा है पेड़ों का यहाँ पे। तो उसको लिखता है कि यहां पे पेड़ों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मतलब यहां पे पानी है। तो वही सारी जो इल्यूजन उसको लगता है, वो जो सारा इल्यूजन उसको लगता है, उसको हम कहते हैं मिराज। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? मिराज बोलोगे। तो बेसिकली सिंपल सी पिक्चर ये है कि भाई लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर में आती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जो जमीन के पास हवा होती है वो ज्यादा गर्म होती है, ऊपर की तरफ हवा ठंडी होती है। तो क्या हुआ, जब लाइट ऊपर से नीचे आ रही थी तो यहां पे डेंसर से रेयर मीडियम में जाने के कारण एक ऐसा एंगल आया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। सारे एंगल्स नहीं होते, बट कुछ लाइट रे ऐसे एंगल पे आएंगी, अलग अलग लाइट रेज आती है। कुछ लाइट रेज होंगी जो यहां से क्रिटिकल एंगल पे जाएगी तो वो तो ऐसे सीधी चल जाएगी, कुछ लाइट रे होगी वो ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी, है ना। मतलब समझ जाओ तुम लोग, डेंसर से रेयर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम द डेंसर इससे जाती है। तो अलग अलग लाइट रेज का अलग अलग केस है यहां पे। तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे गिरती है। कुछ लाइट रे आपके ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिरेगी जो क्रिटिकल एंगल से कम होते हैं, तो वहां तो कोई नहीं, वहां रिफ्रैक्शन हो जाएगा। कुछ लाइट रे हमारे ऐसे एंगल पे गिरते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है। कुछ लाइट रे ऐसे एंगल पे गिरते हैं सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उनका TIR हो जाता है। और जब इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो ये रिफ्लेक्शन इंसान के पास जाती है और इंसान को लगता है कि यहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट मींस यहां पे कुछ ऐसी चीज है जो रिफ्लेक्ट कर रही है। ये रिफ्लेक्शन इंसान के पास गया तो इंसान को क्या लगेगा, यहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही है। अब जब तुमसे कोई बोले रिफ्लेक्शन की बातें तो तुम्हें मिरर याद आएगा या फिर पानी याद आएगा। तो इंसान क्योंकि गर्मी में घूम रहा है तो बेचारे को तो पानी याद आएगा पहले, तो इसको क्या लगता है कि यहां पे पानी है जो कि इस पेड़ का रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये चीज मिराज होती है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये असल में होता नहीं है बट हमें लगता है ऐसा है, इसको हम मिराज कहते हैं। तो इसके चक्कर में इंसान बेचारा भागता हुआ आता है यहां पे पानी पीने के लिए, बट आके देखता है तो कोई पानी होता ही नहीं है, क्योंकि असल में पानी था ही नहीं, वो तो TIR की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा था, जिसके कारण उसको क्या लगा कि पानी है यहां पे। तो ये पूरी पिक्चर है यहां पे, एक बार तुम लोग भी गो थ्रू कर लेना इसको, बाकी तुम चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, डायग्राम वैसा वाला बना सकते हो, सो दैट तुम्हें भी पीछे चीजें क्लियर रहेगी थोड़ी सी, ठीक है। हाँ मुझे पता है तुम लोग बोर हो गए, चलो भाई तो एक काम करो, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी बहुत बुरी बात है, नोट करना जरूरी है ना। तो ये वीडियो को पॉज करके नोट किया करो ऐसी बातें। और इसके अलावा ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया मिराज का, कैसे मिराज फॉर्म हो रहा है क्या है। तो अगर ये सारी बातें तुम लिख के आते हो तो डेफिनेटली तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मेरी ये डायग्राम अगर तुम बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। इनके साथ साथ अगर तुम ऐसे वाले डायग्राम भी बना दो, देखो मेरा डायग्राम तो थोड़ा गंदा सा है, तुम थोड़ा अच्छा डायग्राम बना देना जिससे कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ जाए और वो तुम्हें अच्छे नंबर दे दे इसके, है ना भाई। ठीक है, अब जो चीजें मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो तो तुम दिखा नहीं सकते एग्जामिनर को, जैसे ये फोटोज तो तुम दिखा नहीं सकते ना एग्जामिनर को, तो तुम्हें तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। दिख रहा है पानी, दिख रहा है पानी तुम्हें यहाँ, अरे सर बिल्कुल पानी है यहाँ, तो पास में जाके देखोगे कोई पानी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जब आप पास में जाके देखोगे तो आपको कोई पानी नजर नहीं आएगा, ये मिराज है भाई, ये मिराज है। तो मिराज आपको कहां पे दिखेगा, हॉट एरियाज में भी मिलता है, सम ऑफ यू माइट हैव नोटिस, सब सारी बातें फालतू की, ठीक है जी। तो ये है मिराज, ऐसा दिखता है, पानी पानी दिखेगा बट असल में पानी होता नहीं है वहां पे। तो ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया है हमारा TIR का। नेचर में हमें TIR कहां कहां मिलता है, तो पहली चीज हमें मिराज में TIR मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो TIR हमें मिलता है वो डायमंड में मिलता है। तुमने देखा होगा डायमंड बहुत चमकता है,
तभी तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, है ना। तभी तो हीरो की चोरी हो जाती है भाई। तो ये चोरी वगैरह जो हो रही है हीरो की, वो क्यों होती है? इतनी चमक सर, इतनी चमक लाते कहां से ये लोग? तो भाई इतनी चमक आती इसलिए है क्योंकि इसके अंदर होता है TIR, यानी कि एक बार लाइट अंदर घुस गई तो उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहेंगे लाइट के। लाइट यहां से अंदर घुसी, कायदे से उसको बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे हीरे को ऐसा डिजाइन किया जाता है, डायमंड को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जो लाइट एक बार अंदर घुस गई वो अंदर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती रहेगी, अंदर वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होगी बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब वो लाइट मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती है तो हीरा ऐसे चमकता है, और यही चमक देख के लोग इस पे फिदा हो जाते हैं। तो भाई देख लो फटाफट से, डायमंड आर नोन फॉर दिस स्पेक्टिकुलर ब्रिलियंस, है ना। समझ लो तुम लोग, तो ऐसी बातें लिखोगे तो एग्जामिनर भी खुश होगा। Their brilliance is mainly due to the total internal reflection of light inside them। अंदर TIR हो रहा है, उसकी वजह से सारी बातें। नोट करना, डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल जो है जनरली अप्रोक्सीमेटली वाली वैल्यू है 24.4 डिग्री ले सकते हो। किसी भी डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 24.4 डिग्री होता है, जनरल नॉलेज वाली बातें, ठीक है। एंड देयरफॉर वन लाइट इज वेरी स्मॉल, और एक बार जब लाइट एंटर करती है तो यहां पे बहुत मुश्किल है कि लाइट बाहर निकल पाए, अंदर ही TIR होता रहता है, जिसकी वजह से आपको चमक बहुत ज्यादा दिखती है। तो ये सारी बातें डायमंड की है। आप सेकंड एप्लीकेशन में डायमंड की बातें लिख सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो, तो बहुत अच्छी बातें बना लेना, और ऐसी बातें लिखनी है तो फटाफट से लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो सारी बातें बोल बोल के समझाऊं कि तुम समझदार हो। तो यहां पे वेरी स्मॉल है, तो इट इज वेरी लाइकली टू अंडरगो द TIR इनसाइड इट। डायमंड्स फाउंड इन नेचर रियली एग्जिबिट द ब्रिलियंस फॉर विच दे आर नोन। इट इज द टेक्निकल स्किल ऑफ अ डायमंड। देखो मैं बोल रहा था ना, ये एक टेक्निकल स्किल होती है डायमंड कटर की, जो कि डायमंड को स्पार्कल करने के लिए ऐसे मजबूर कर देते हैं। मतलब वो डायमंड को ऐसा शेप देंगे कि यहां पे एक बार अगर लाइट अंदर आ जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा लाइट के लिए, जैसे एक बार लाइट अंदर आ गई ना, अब यहां देखो, यहां पे लाइट एक बार अंदर आ गई, अब अंदर के बाद यहां से इसको बाहर जाना चाहिए था, यहां से इस लाइट को बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन डायमंड को शेप ऐसा दिया गया है, डायमंड को शेप ऐसा दिया गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण अब अंदर TIR हो गया। फिर यहां गया, यहां पे भी देखो शेप ऐसा दिया गया है कि जो एक बार लाइट यहां पे गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, जिसके कारण TIR हो गया। फिर सेकंड सरफेस पे TIR होगा, फिर इधर आ जाएगी, तो लाइट ऐसे अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है इसमें। सो किसी भी डायमंड में लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिसके कारण ये बहुत चमकता है। So by cutting the diamond suitably, multiple total internal reflection can be made to occur। तो वही बात मैं बोल रहा था। तो भाई नेचर में जो डायमंड मिल रहे हैं ना, बहुत कम होते हैं जिनमें ऐसी चमक होती है, बट उनको हम बना सकते हैं ऐसे चमकीला बाय गिविंग सम बाय दिस टेक्निकल स्किल्स। उसमें क्या करते हैं हम लोग, डायमंड को ऐसा काट दो, ऐसे शेप में हम डायमंड को काटते हैं। तुमने देखा होगा डायमंड हमेशा इसी शेप में काटते हैं, बहुत रेयर केस होता है कि अलग अलग शेप दिए जाए, बट जनरली डायमंड्स को हम इसी शेप में काटते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि यहां पे हम चाहते हैं इसके अंदर मल्टीपल TIRs हो जाए। मल्टीपल TIR का मतलब बहुत बार ऐसे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चाहिए, बहुत बार ऐसे टकराते रहना चाहिए इनको आपस में, जिससे कि हीरा चमक जाए। तो ये सेकंड एप्लीकेशन होता है TIR का। तो पहला एप्लीकेशन मिराज का हो गया, सेकंड एप्लीकेशन हमारा डायमंड का हो गया। तीसरा एप्लीकेशन हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्टिकल फाइबर। प्रिज्म का भी एक एप्लीकेशन होता है, प्रिज्म में भी आता है, बट मैं प्रिज्म इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा तुम्हें, ओके। तो इसलिए प्रिज्म का केस अभी नहीं ले रहा हूं। ऑप्टिकल फाइबर पे आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी चीज है जो अक्सर हमारे काम आ रही है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, भले वो मेडिकल लाइन हो, भले वो हमारे कम्युनिकेशन वाला साइंस सिस्टम हो, वहां पे हर जगह ऑप्टिकल फाइबर का यूज आ रहा है हमारे पास में। सो नाउअडेज ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। वही बात है, तुम्हारे इंटरनेट वगैरह जो सब आ रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ही आ रहा है आजकल, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आपको कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है विदाउट लॉस, है ना, मिनिमम विद लॉस, या फिर बोल सकते हो लॉस जिसमें मिनिमम है, तो अगर आपको अपने सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है विद द मिनिमम लॉस, तो आप ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज कर सकते हो बेसिकली। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, उसमें भी TIR होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर टू मेक द यूज ऑफ द फिनोमेना ऑफ द TIR, optical fiber are fabricated with the high quality composite glass and the quartz fiber. Each fiber consists of a core। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करना। Each fiber consists of a core and a cladding।
भाई जब आप फाइबर की बात करोगे ना तो आपको एक कोर और एक क्लैडिंग दिखेगा। ये अंदर वाला पार्ट है कोर, बाहर वाला पार्ट है क्लैडिंग, ठीक है। तो ये है कोर और ये जो पार्ट है ना ये होता है क्लैडिंग। तुम तो जानते ही हो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा, तभी तो टीआईआर हो सकता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए तो ही टीआईआर हो सकता है, अदरवाइज टीआईआर नहीं होगा। टीआईआर तभी होता है जब आप डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हो। तो कोर आपका डेंसर मीडियम, क्लैडिंग आपका रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में जाओगे तो टीआईआर होने की चांसेस है यहां पे। The refractive index of the material of the core is higher than that of the cladding. When a signal in the form of a light, जब कोई भी सिग्नल किसी लाइट के फॉर्म में डायरेक्ट किया जाता है किसी एक एंड ऑफ द फाइबर पे at suitable angle, it undergoes the repeated TIR। भाई यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। एक बार तुमने यहां से किसी लाइट को भेज दिया और लाइट को आप कुछ ऐसे भेजो कि यहां पे TIR हो जाए। एक बार अगर आपने यहां पे टीआईआर करवा दिया उसके बाद ऑटोमेटिकली टीआईआर होता रहेगा, क्योंकि यहां पे जब लाइट टकराएगी तो एक ऐसा एंगल बनाना चाहिए सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो यहां पे देखा गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा था। फिर यहां पे रिफ्लेक्ट हुई, यहां रिफ्लेक्ट हुई, यहां पे हर जगह जब जब वो टकराएगी वहां वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में यहां पे मल्टीपल रिपीटेड टीआईआर्स होंगे जिसके कारण यहां पे जो आपके सिग्नल थे वो ट्रांसमिट होते हैं आगे, ठीक है। तो ये पूरा टीआईआर की बातें यहां पे मैंने लिख दी है। ऑप्टिकल फाइबर है उसमें टीआईआर हो रहा है, वो सब कुछ मैंने डिफाइन किया है। तो तुम भी एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो, वो वाला भी बनाना और ये सारी बातें लिखो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई कर लिया नोट तुमने? ये वाला डायग्राम जरूर बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बता देना लाइट रे आ रही है, टीआईआर हो रहा है और ऐसे जा रहे हैं। एक बाहर क्लैडिंग होता है। देखो मैंने बोला था पहले भी लेबलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो लेबलिंग पे ज्यादा फोकस करना। और ये सारी बातें देखो ऑप्टिकल फाइबर की रिलेटेड है, ये सब मैंने हाईलाइट जो किए ना वो हाईलाइट वाले पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना सिर्फ तुम लोग। और ऐसे पूरे थ्योरी पे जाओगे तो परेशान हो जाओगे तुम लोग। तो जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं सिर्फ उन पे फोकस करो, वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएंगे, ठीक है। ये लो। और कोई पूछे ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या है तो यहां पे लिख देना, यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स थ्रू द लॉन्ग डिस्टेंस, बस, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? टीआईआर पे काम करता है। कैसे काम करता है? ये पूरा प्रोसेस है। तो जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है, जिस पे लाइन बनाई है, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो लिख के आओगे, काफी है तुम्हारे लिए। गॉट इट? चलिए भाई, तो ये थी हमारी कहानी ऑप्टिकल फाइबर की। इसके अलावा अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर तुमने कभी असली में देखा है क्या? अभी ऑप्टिकल फाइबर असली में देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा क्या? मैंने तो देखा है भाई। कहां पे देखा सर आपने? मैंने ये वाली ऐसी वाली वायर देखी तुमने, वो डेकोरेशन के लिए आती है, पहले आती थी, आजकल का पता नहीं मुझे। वो एक डेकोरेशन वाली पतली सी वायर आती थी सफेद रंग की, स्विच चालू करते थे तो लाइट चमकती थी उसमें, नहीं पता? ऐसी कुछ वायर्स आती थी पहले, डेकोरेशन के लिए आती थी, उसमें स्विच ऑन करते थे, वायर के अंदर लाइट जलती थी, ऐसे चमकता रहता था। वो भी तो ऑप्टिकल फाइबर है यार। इसके अलावा बहुत सारी साइंस में आजकल देखा जाए तो मेडिकल में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर का। उसके अलावा तुम आजकल जो ये नेट यूज कर रहे हो, वाईफाई वगैरह, उसमें भी तो ये सारी पिक्चर चल रही है। तो लाइट अंडरगोस टीआईआर एट ईच स्टेज, देयर इज नो एप्रिशिएबल लॉस। तो मैंने बोला था ना ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्यों करते हैं? सो दैट हमारा लॉस मिनिमम हो जाए। Optical fibers are fabricated so that the light reflected at one side of the even the fiber is bent, the light easily travels। ये फालतू की बात है, इसको छोड़ देना, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो लॉस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो लॉस है वो मिनिमम है। लाइट की इंटेंसिटी मेंटेन रहती है, उसको बाद में आप अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारे सिग्नल्स हमें मिल जाते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी हाँ बस यही है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हमने जो आज कवर किया है वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, जिसमें कि हमने सब कुछ कवर किया है। एक सरफेस से दूसरे सरफेस वाली पिक्चर, स्लैब वाला केस कंसीडर कर लिया है, एपरेंट और रियल डेप्थ की पिक्चर कंसीडर कर ली है, टीआईआर कर लिया, क्रिटिकल एंगल कर लिया। अब अगले लेक्चर से जो हम बातें करेंगे उसमें होगा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। किसी भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन जब होगा तो उसके लिए क्या चलता है, क्या कैसे करना है, वो सब चीजें मैं समझाऊंगा। और इवन लेंस का पार्ट भी उसी में कवर करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, और ये सारी बातें कवर होगी। और उसके बाद फिर बचेगी प्रिज्म की कहानी। तो प्रिज्म की कहानी भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां पे डिस्पर्जन वगैरह आएगा, वो डिस्पर्जन पढ़ेंगे फिर हम लोग।
तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं भगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में जाएंगे या ऐसा कुछ होगा। कोशिश कर रहा हूं कि मैं तो आराम से सारी बातें समझाऊं, हर चीज कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो और मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है और यहां पे मैं जब पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, पर वो स्पीड ज्यादा इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ये चीजें पढ़ी हुई है। बाकी तुम उसको स्लो करके देख लेना, तुम लोग समझदार हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और वीडियो दोबारा देखनी है तो यस, आप वेबसाइट पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट पे ये वीडियोस आपको मिल जाएगी, नॉट ओनली दिस वीडियो बट वो सारी वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब की सब वीडियोस यहां पे मिल जाएगी। और सब कुछ फ्री है यार तुम्हारे लिए, किसी के लिए कुछ भी चार्ज नहीं होता, सब कुछ, हर एक वीडियो, हर एक पार्ट यहां पे इसका फ्री रहेगा। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता है तो बस ये वेबसाइट पे आओ। ये वेबसाइट एक तरह का जादू का पिटारा है जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है। तो डोंट मिस दिस पार्ट, वेबसाइट पे ज्वाइन करो और ये सारी वीडियोस आप यहां से अपनी देख सकते हो, तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम है छोटा सा, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा देना है, उसके बगल में जो घंटा है उसको भी बजा देना है, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, सेशन को शेयर करना है, अपने उन सारे भाई बंधु को इस सेशन के बारे में बताना है जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और वो एग्जाम देने वाले, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस। तो अपने दोस्तों को बताओ भाई जाके कि यहाँ पे मैग्नेट प्रीलिम्स पे ऐसे क्विक रिवीजन चल रहा है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, सो दैट उनको भी वो फायदा मिले जो आप लोगों को मिल रहा है। ओके, और मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना। पढ़ने में मजा आता है, फील आती है चीजों की, तो यह सेशन को लाइक कर देना और ये सारे काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन फटाफट से कर दो। और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगली बारी से हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस, लेंसेज के बारे में, और उससे अगले फिर प्रिज्म की कहानी चलेगी। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।